करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अक्टूबर 2024 के बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ है, तो एंड तक जरूर देखना। लास्ट डे का सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे रोजाना की तरह, फिर बात करेंगे आज की डिटेल करंट अफेयर के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब सितंबर महीने के लिए कॉमोंडो मेंडिस और टैमी ब्यूमंट ने जीता। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों एस परमेश। इसके अलावा भारत ने अभी कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य वरिष्ठ नागरिकों को बुला लिया है। राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। अबू धाबी ये सबसे अमीर शहर बना है विश्व का, सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा जारी रिपोर्ट में। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है भारत की। इसके अलावा भारतीय रेल वित्त निगम का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है मनोज कुमार दुबे को। और हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय कर दिया है। और चंद्रयान 3 के लिए इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया। इनको IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया है, यानी इसरो ने ये पुरस्कार जीता है। ATP संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता जैगनिक सिनर ने जीत ली है। और बंधन बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने कल पढ़े थे और उनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी PDF और क्विज आपने अगर नहीं सॉल्व किया है कल वाली का, तो आप जाकर के फ्री PDF और फ्री क्विज सेक्शन में इसे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। MJT ऐप पर ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। हमारे वीडियो कोर्सेज, ई बुक वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की। ये किस पार्टी के नेता हैं? तो जम्मू कश्मीर को फाइनली एक बार फिर से मुख्यमंत्री मिल गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं अब उमर अब्दुल्ला। इन्होंने शपथ कल ग्रहण किया। मनोज सिन्हा जी जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने शपथ दिलाई। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अभी जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा सीटें जीत करके वहां पर अपना समझ लो सरकार पुख्ता किया था। कांग्रेस के साथ हालांकि अलायंस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ठीक है। तो 2009 के बाद से एक बार फिर से इन्होंने CM पद की शपथ ली है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला वहां के CM रह चुके हैं। 2009 से लेकर के 2014 तक वो वहां पर CM थे उमर अब्दुल्ला, और उसके बाद अब फिर से शपथ लिए हैं दूसरी बार, ठीक है। तो इनका पहला कार्यकाल 2009 से 14 और दूसरा कार्यकाल अब शुरू हुआ है। 5 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने शपथ दिलाई, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जो हैं ये नए डिप्टी CM बने हैं। तो उप मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखना है, सुरेंद्र चौधरी, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। क्लियर? टोटल 9 मंत्री ही हो सकते हैं। ध्यान रहे, जब से जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया गया है उसके तहत कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि राज्य सरकार में केवल 9 मंत्री ही रह सकते हैं, जिसमें CM भी शामिल है, इंक्लूडिंग CM। अच्छा, कल ना कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोए मोए हो गया। कैसे? एक्चुअली में जब चुनाव का रिजल्ट आया था हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, तो कांग्रेस काफी ज्यादा मतलब उत्साहित थी और प्रचार प्रसार में लगी थी, इतना खर्चे वर्चे किए कि हमने जीत लिया है, जीत लिया है, जीत लिया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने यहाँ पर अपनी सरकार में एक भी मंत्री का भी पद नहीं दिया, जबकि डिमांड थी उनकी कि डिप्टी CM और कुछ न कुछ मंत्रालय मिले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों? कारण यह है कि केवल 6 सीटें ही आई हुई हैं, ठीक है, कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक्चुअली में विधानसभा में 90 सीटें हैं टोटल, इसको ध्यान रख लो, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 90 सीटें टोटल है, जिसमें इनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और इसने जीते 42 सीट। इसके बाद बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में तो बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन जम्मू में 29 सीटें जीत गई हैं 30 में से। तो 29 सीटें टोटल बीजेपी को आई। इसके बाद कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका पूरा नाम है INC, तो ये 6 सीटें जीती है। इसके अलावा PDP जो है, PDP ने केवल 3 सीटें जीती हैं, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी। बाकी अदर्स ने जीते हुए हैं
टोटल 10 सीट्स। तो ये 90 सीट का ब्यौरा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा तो आप ये बता देंगे। सबसे बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, यही पूछा जा सकता है, और या तो बीजेपी पूछा जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अगला, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को 1945 को 1945 को दोस्तों हुआ था स्थापना यूएनएफएओ का, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं। इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम में। रोम में, इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना दिवस को ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे के नाम पर। ठीक है, तो 1979 से मनाया जाना ये शुरू हुआ है, 1945 में, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी। इस बार की थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। ये थीम है, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। अच्छा, इसी से मिलता जुलता अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, जिसको लेकर के खूब चर्चाएं चली थी। भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान मिला है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इस इंडेक्स के अनुसार सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऐसे 5 देश हैं जो भूख और कुपोषण के सबसे अधिक प्रभावित देश हैं, लास्ट वाले। ठीक है ना। अच्छा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 जून को, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, चलिए अगला, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं, कल हम लोगों ने किया था, तो आज आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी को एक बार फिर से प्राचीन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का पहला वैदिक 3D संग्रहालय की भी घोषणा की थी, ये बनाएंगे। तो वैदिक 3D संग्रहालय भी याद रखना, वैदिक 3D संग्रहालय म्यूजियम है ना। और यहाँ देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये भी स्थापित किया जाएगा। कहां पर? प्राचीन शहर वाराणसी में। वाराणसी दुनिया का सबसे पहला शहर माना जाता है, पहली नगरी मानी जाती है। तो इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों, पुस्तकों, इनका संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जो रहे हैं उनकी कृतियां भी रखी जाएंगी, उनकी तस्वीरें और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जो भी हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने वाले लेखक और लेखिकाएं या कवि और कवित्री रही हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सबसे ज्यादा 8 राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। किससे किससे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर नेपाल देश से भी अपना बॉर्डर लगाता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजधानी इसकी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी सीएम, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के गवर्नर। सबसे ज्यादा सीटें हर मामलों में इसी के पास है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा में सीटें, 100 विधान परिषद में सीटें, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इकलौता नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, लखीमपुर खीरी जिले में। नवागंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इटावाल लायन सफारी है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, और महाराजगंज में भारत का नहीं मतलब एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। कहां पर? महाराजगंज में। ये बात ध्यान रखना, गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, ये एशिया का पहला होगा। नौटंकी, चरकुला, रासलीला, रामलीला, जोबिया, थाली, पतौरा, छौरा, ये सभी यहाँ पर मुख्य लोक नृत्य हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए हुए हैं, ITU का WTSA। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, और देखिए आज यहाँ पर कल उद्घाटन हुआ पीएम इनॉग्रेट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का 15 अक्टूबर को। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आयोजित किया गया ये, और भारत ने इसकी मेजबानी की और इसका आयोजन भी किया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ITU की अगर बात करें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत पहले। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है,
194 सदस्य देश से जुड़े हुए हैं और डोरेन बोगडान मार्टिन ये इसके महासचिव हैं वर्तमान में। इस अवसर पर साथ ही साथ में भारत में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन हो गया है। इसका 8वां संस्करण इस बार चल रहा है। आपको पता होगा नई दिल्ली में हर बार ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित किया जाता है। तो इस बार 8वां संस्करण है, शुरू हो चुका है। थीम है इसकी द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, थीम भी पूछी गई है एक दो बार इंडिया कांग्रेस की, तो याद रखना ये द फ्यूचर इज नाउ इस बार की थीम है। अगला, अक्टूबर 2024 में चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा की? तो कल सभा 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 15 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा हुई। किसने की? तो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने की है। इसमें 2 बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और झारखंड के। तो महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव की बारी आ गई है, अब यहाँ पर चुनाव होगा। अभी तक जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चल रहा था। तो मतलब चुनाव आयोग भी अपना पूरा लगा रहता है पूरा पंचवर्षीय काम में, और साल भर मतलब ये काम करता रहता है 5 वर्ष तक। उसके बाद 5वें वर्ष तो मेन एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, है ना। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। एक चरण में महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगा और 2 चरणों में झारखंड में होगा 13 और 20 नवंबर को। रिजल्ट आएंगे 23 नवंबर को और 15 राज्यों के उपचुनाव भी होंगे छोटे मोटे सीटों पर। ठीक है, राज्यों के उपचुनाव भी इसमें होंगे और इनका भी रिजल्ट एक ही साथ आएगा। तो झारखंड तो अभी नया नया राज्य बना है, आपको पता है 28वां राज्य बना था, ठीक है ना, 2000 में। 6वीं विधानसभा इसकी है। महाराष्ट्र 15वीं विधानसभा इसका चुनाव है। महाराष्ट्र जो है ये द्विसदनात्मक है, मतलब यहाँ विधान परिषद भी है, जबकि यहाँ विधान परिषद नहीं है, ये यहाँ पर केवल विधानसभा है, एक सदनात्मक है। 288 सीटें महाराष्ट्र में है और झारखंड में 81 सदस्य हैं। चुनाव आयोग जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी जिक्र किया कि 5 साल तक मतलब इनका काम चलता रहता है, बिजी रहते हैं चुनाव। तो इससे एक पॉइंट याद आ गया कि देश में एक देश एक चुनाव आने वाला है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी एक बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद कमेटी उसे कहेंगे। तो रामनाथ कोविंद कमेटी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इस कमेटी ने 18,600 पन्नों वाली एक रिपोर्ट सौंपी। इनको टास्क यही दिया गया था ना कि चलो पता करो कि क्या एक देश एक चुनाव संभव है कि नहीं है। तो इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट एक सौंपी पिछले साल ही, और इस पर अभी विवेचना भी चली और उसके बाद फिर गृह मंत्रालय ने अनाउंस भी कर दिया कि हाँ ठीक है, हम एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। तो पूछा जाएगा आपसे कि किसकी अध्यक्षता वाली या किस कमेटी का गठन किया गया था, तो बताइएगा रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल्स किया है, आप यूट्यूब पर सर्च करना कि एक देश एक चुनाव क्या है, एमजेटी एजुकेशन आगे लिख देना, मिल जाएगी अपनी वीडियो। अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो फाइनली एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप खत्म हो गया है और अभी जापान जो है इसमें मेडल टेबल में टॉप पर रहा है, सबसे ज्यादा मेडल जीत करके। 8 मेडल टोटल इसने जीते हैं। भारत रहा है तीसरे स्थान पर, सॉरी 7वें स्थान पर 3 मेडल के साथ। भारत ने 3 मेडल जीते हैं। इंडिया जो है ये 3 मेडल के साथ 7वें स्थान पर रहा है। 27वां इस बार का संस्करण था, 6 से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया गया कजाकिस्तान के अस्ताना में। जापान ने 8 मेडल टोटल जीते हैं, 3 गोल्ड के साथ। अब ये तीनों मेडल जब जब आए हैं उनमें 2 मेडल मैंने आपको बताए हैं, एक मेडल अभी और जीता हुआ है महिला युगल की आहिका मुखर्जी और सुतीर्थ मुखर्जी ने। ठीक है, और 2 ये टीम हो गया, 2 एक महिला टीम एक पुरुष टीम, इन दोनों ने ब्रॉन्ज, मतलब सब ने ब्रॉन्ज जीता है। 3 ब्रॉन्ज आए हैं भारत के और 3 ब्रॉन्ज के साथ भारत रहा है 7वें स्थान पर। ठीक है, तो ये एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप था। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने एआई सेंटर्स की स्थापना की? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 3 नए एआई केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एआई सेंटर टू प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड इकोनॉमी। कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे? तो एक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एम्स दिल्ली और आईआईटी दिल्ली में खोला जाएगा एक साथ, कृषि अनुप्रयोगों के लिए आईआईटी रोपड़ में, और अस्थायी शहर विकास के लिए आईआईटी कानपुर में। तो 3 एआई सेंटर खुलने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सेंटर्स होंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाले काम करेंगे और एआई की मदद से इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अगला,
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल जब दिया जाता है तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये ओडिशा को दिया गया है। उड़ीसा राज्य को ये मिला है, आप देख सकते हो, उड़ीसा विंस बेस्ट स्टेट इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 22 अक्टूबर को दिया जाएगा। इसमें हालांकि 9 कैटेगरियों में 38 विजेताओं को दिया जाएगा, लेकिन जो राज्य की कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड है वो उड़ीसा को मिल रहा है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से बना हुआ है। इसमें नई दिल्ली में आयोजित करके एक प्रोग्राम ये पुरस्कार देंगे। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय श्रेणी में सूरत को दिया जाएगा और सेकंड पर पुरी है, थर्ड पर पुणे है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 से हुई थी, इस बार 5वां दिया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये दिया जाता है। क्लियर है ना? अक्टूबर 2024 में किसको भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया? ध्यान रहे, भारत में किसको मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मालदीव की राजदूत होंगी एसाथ अजीमा। एसाथ अजीमा आपको यहां पर दिख रही हैं। ये न्यू कन्वाय होंगी, इनवाय होंगी मालदीव की भारत में। जैसे हम लोग भारत वाले लोग ना अन्य देशों में अपने राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं ना, ऐसे और बाकी के देश भी अपने देश में नियुक्त करते हैं अपने अपने इनवाय। तो ये मालदीव की हैं, भारत में होंगी, ठीक है ना, नियुक्त होंगी। एसाथ अजीमा इनका नाम है। इब्राहिम साहिब की जगह लेंगी। इब्राहिम साहिब अभी तक थे। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एसाथ अजीमा इससे पहले चीन में थी। इससे पहले ये चीन में काम कर रही थी, मालदीव की राजदूत थी, और उसके बाद अब यहाँ पर आ रही हैं। 2023 तक वहां पर थी, ठीक है। तो अभी मालदीव और इंडिया के रिलेशन काफी सुधरे सुधरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने उनको लोन दे दिया जो चाहिए था उनको, ठीक है। चीन उतना नहीं दिया, भारत ने दे दिया। और भारत की में अभी विजिट पर भी थे, और भारत में आकर के पीएम मोदी से भी मिले थे, एस जयशंकर साहब से भी मिले थे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, है ना। तो फिलहाल टेंशन अब सब ठीक हो गई है। अब कनाडा और इंडिया की टेंशन चल रही है। इस पर भी मैंने सेशन किया है, आपने अगर नहीं देखा जाकर देखिएगा। मालदीव की बात करें अगर लोकेशन, तो भारत में अगर दक्षिण में आओगे ना सबसे नीचे, तो उसमें भी अगर आपको थोड़ा सा और इधर आना होगा तो आपको एक देश मिलेगा, छोटे छोटे कई द्वीपों का एक देश है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले, ठीक है ना। माले इसकी राजधानी है, मालदीवियन रुपया इसकी मुद्रा होती है, और मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति हैं। बहुत जूम करना पड़ता है तब दिखता है, अगर पूरा भारत का मैप लगाया जाए दिखेगा ही नहीं मालदीव। ये अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए राजदूत और उच्चायुक्त हैं, जिसमें कुछ भारत के हैं अदर देशों में, कुछ अदर देशों के भारत में नियुक्त किए गए हैं। आप रिवीजन कर लीजिएगा। 16 अक्टूबर को 23वीं एससीओ शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये मेजबानी की दोस्तों पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ के शासनाध्यक्ष की, या कहें एससीओ के हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग हुई। इस पर भी मैंने आपको डिटेल से वीडियो दी हुई है, लगभग 80,000 लोगों ने देखा है, आप जाकर के तुरंत देखिए। परसों मैंने आपको दी थी वीडियो, एससीओ के बारे में पूरा अच्छे से समझाया था। ध्यान रहे ये बात कि एससीओ का ये मेन वाला समिट नहीं है, ये एससीओ की हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग है। एससीओ दो प्रकार की मीटिंग हर बार करता है, बड़ी वाली। एक होता है एससीओ की मेन समिट, जिसकी मेजबानी इस बार अस्ताना कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है, यानी अध्यक्षता कजाकिस्तान के पास है। लेकिन एक और समिट होती है साथ ही साथ में, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की समिट, तो वो समिट की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एस जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। तो वहां पर ये एससीओ की मीटिंग हुई 16 अक्टूबर को। एससीओ सदस्य देश उसमें हिस्सा लेते हैं, आर्थिक सहयोग और व्यापार पर बातचीत होती है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी मेजबानी की, अध्यक्षता की। बाकी चीन, रूस और भारत वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ गए हुए थे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की स्थापना 2001 में चीन और रूस ने की हुई थी। इसके अलावा और भी देश जो हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जुड़े थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान आपसे पूछा जाएगा कब जुड़ा था, तो भारत और पाकिस्तान जुड़ा साथियों, ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है 2017 में। ईरान जुड़ा अभी 2023 में, ईरान भी नया सदस्य बना था, 9वां सदस्य बना था, 2023 में जुड़ा। और 2024 में भी एक देश जुड़ा है, और उस देश का नाम है बेलारूस, ठीक है ना। तो बेलारूस भी जुड़ चुका है, 2024 में ये नया सदस्य शामिल हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सब्सक्राइब करो फटाक से, रोजाना देखा करो डेली करंट अफेयर। अगला, प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है?
15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए डेडिकेटेड होता है इनका बर्थ डेट। ठीक है, तो इस बार की थीम है हॉलिस्टिक एजुकेशन फॉर ए स्टूडेंट्स फ्यूचर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। अच्छा, उनकी कुछ पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, पूछ ली जाती हैं कभी कभी, आप बताइएगा जरूर। आप इसको याद कर लीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। इग्नाइटेड माइंड भी पूछा गया है। टर्निंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल इंडिया 2020 टारगेट 3 बिलियन, ये सभी जो हैं क्वेश्चन, ये इनकी पुस्तकें हैं प्रमुख, जिनमें से ऊपर का 3 जो है ना कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये याद रखना पुस्तकें। ठीक है, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है और ये महान साइंटिस्ट तो थे ही, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये महत्वपूर्ण महापुरुषों के और जो राष्ट्राध्यक्ष वगैरह रहे हैं उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस हैं। पीपीटी में मैं दे दूंगा, आप पीडीएफ से इसको रीडिंग लगा लेना। अगर आप हमसे चाहते हो करंट अफेयर पढ़ना स्पेशल बैच के रूप में, तो पेड बैच भी अपना है करंट अफेयर का। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं, 100% बाइलिंगुअल होती हैं। इसके अलावा डिटेल्ड क्लास नोट्स भी दी जाती है, 12 महीनों की ई बुक भी दी जाती है, 30+ स्टैटिक क्लास की भी दी जाएगी, मंथली मॉक टेस्ट होता है। ये सब आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है एमजेटी ऐप पर। आप जाकर के इसे अपना बना सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाओ, वहां पर ऑफर वगैरह पर जाना और इसको परचेज कर लेना। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट डे के। लास्ट डे मैंने पूछा था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, तो 1969 में पहली बार दिया गया था। सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ट्रैकोमा रोग मानव शरीर के आंखों को प्रभावित करता है और अभी हाल ही में भारत वगैरह को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। एटीपी संघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है, ये आपको आज बताना है। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको आज बनाना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नहीं कहता हूँ तो आप कर भी दिया करो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बार बार कहूँ तभी आप करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।